मैंने अप्रोक्स चला दी है 5000 किलोमीटर के आसपास। मैंने सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव ली थी तो मुझे क्या फील हुआ था कि फर्स्ट नेगेटिव मुझे लगता है कि इसका पेनोरामिक सनरूफ का मोटर्स की जाम हो जाती है और फिर काफ़ी खर्चा आता है इसमें। क्वालिटी अगर आपको लेनी है तो फिर आपको टाटा मोटर्स पे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप साइड की सीट की बात करोगे तो जो साइड में बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पोर्शन की बात करोगे जो बीच में बैठता है बेसिकली, ये फ्लैट दिया होता है, ये खुद मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है ये। दोस्तों अगर आप भी 15 से 16 लाख रुपए के बजट में पेट्रोल एसयूवी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए क्रेटा कैसी रहने वाली है, तो यही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हैं गगन गौतम जी, जो कि ऑन करते हैं क्रेटा का एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले बताइए गाड़ी कब परचेस करी थी आपने? भाई मैंने गाड़ी परचेस करी थी ये अप्रैल में। ये गाड़ी मुझे पड़ी थी अप्रोक्स 15,40,000 के आसपास। 15-40 के आसपास। तो अभी कितना आपने ड्राइव कर दी होगी गाड़ी? ये गाड़ी मैंने अप्रोक्स चला दी है 5000 किलोमीटर के आसपास। तो सर अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है क्योंकि इस रेंज में के अंदर जब भी कोई बंदा जाता है, मतलब 15-16 लाख रुपए के आसपास कोई भी गाड़ी परचेस करने का प्लान करता है, तो उसके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। मतलब कौन कौन सी गाड़ियाँ उस टाइम पे आपने देखी और डेटा फाइनल करी, क्यों करी है? देखो, अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करोगे तो जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है वो है इसका सेल्टोस ओनली। अगर आप इसको ब्रेजा से या फिर वेन्यू से कंपैरिजन करोगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है इस गाड़ी का। इसका जो कंपैरिजन है वो सेल्टोस से है। तो उस टाइम जब मैं गाड़ी परचेस कर रहा था तो मेरे माइंड में दो ही गाड़ी आती, या तो क्रेटा या फिर सेल्टोस। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सेल्टोस की भी टेस्ट ड्राइव ली थी और मैंने क्रेटा की टेस्ट ड्राइव ली थी, लेकिन और मतलब R&D करने के बाद मैं अपने इस डिसीजन पे गया था। उसके मतलब उसके पीछे भी काफ़ी एस्पेक्ट्स थे कि मैंने क्यों क्रेटा ये चूज़ करी। जैसे कि तो ये था कि जब मैंने सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव ली थी तो मुझे क्या फील हुआ था कि जैसे आप अगर नॉर्मल रोड पे चलाते हो गाड़ी को तो वो गाड़ी अच्छी चलती है, लेकिन कहीं भी अगर थोड़ा सा ऑफ रोड है, मतलब अगर रोड अच्छा नहीं है तो वो उसमें मतलब जो एक कंफर्टेबल होना चाहिए ना, वो गाड़ी में नहीं था। चाहे वो सस्पेंशन उसके इस हिसाब से ट्यून नहीं थे कि वो जो ऑफ रोडिंग मतलब हल्के फुल्के गड्ढों के हिसाब से बने नहीं है। करेक्ट। तो ये रीज़न रहा। और अगर इसकी अगर बात करोगे तो जो इसका सस्पेंशन है, मतलब इसकी जो राइड क्वालिटी है ना, वो काफ़ी बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू सेल्टोस। तो पेट्रोल एसयूवी क्यों बाई करी आपने? क्योंकि इस बड़े बजट के अंदर ज़्यादा लोग डीजल की तरफ जाते हैं, तो आपने पेट्रोल पे जाने की क्यों सोची? पेट्रोल का देखो ये था कि मुझे ये पता था कि मेरी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती है। मेरी गाड़ी जो बेसिकली वीकेंड में मैं निकालता हूँ, सैटरडे संडे में, और या अगर कुछ मेरी ट्रिप्स बन जाती हैं वीकेंड्स में, मैं तब उस पर जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी रोज़ रेगुलर गाड़ी इतनी चल रही है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा रन कम है, इसलिए मुझे पेट्रोल पे जाना चाहिए। ठीक है, और लाइफ भी इसकी 15 साल हो जाएगी। हाँ, दिल्ली वो एनसीआर भी एक पॉइंट था। ठीक अपना। है। इसके अलावा सर माइलेज क्या दे रही है? क्योंकि आप पेट्रोल चला रहे हो तो जाहिर सी बात है माइलेज का भी इशू रहा होगा आपको। देखो, माइलेज का तो ये था कि जब मैं इस गाड़ी पे जा रहा था तो मैंने अपने माइंड में एक चीज़ बनाई हुई थी कि गाड़ी ये मुझे वाली पेट्रोल में सिटी में 11 से 12 के आसपास देगी, और अगर हाईवे पे मैं जाऊँगा तो 14 से 15 के आसपास मुझे माइलेज मिलेगा। लेकिन मैंने खुद अपने चैनल पे इसकी वीडियोस डाल रखी है माइलेज से रिलेटेड। तो इस गाड़ी से अगर आप बात करोगे तो मैंने इससे 29 का ही माइलेज निकाल रखा है, मैंने इससे 24 का ही माइलेज निकाल रखा है, और इससे मैंने 15-16 का ही माइलेज निकाल रखा है। तो डिपेंड करता है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हो, आपकी ड्राइव क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना माइलेज से निकाल सकते हो। तो ज़्यादातर आपकी ड्राइविंग कहाँ रहती है? हाईवेज पे रहती है या फिर सिटीज़ में? देखो, मोस्टली अगर मैं देखूंगा 50-50 रहती है, क्योंकि यहाँ सिटी में भी गाड़ी चलाता हूँ और जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तब ये ऑफ रोड पर भी चलती है। अगर मेरे को अपने गाँव जाना है या कहीं किसी ट्रिप पे जाना है तब भी ऑफ रोड रहता है। तो अभी अगर बात की सिटी की, तो सिटी में कितनी माइलेज रहती है? सिटी में तो देखो, अगर बम्पर टू बम्पर की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन नॉर्मल अगर जैसे रहता है तो ये 14-15 के आसपास दे देती है। मतलब मेरा चलाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, क्योंकि मेरे माइंड में यही रहता है कि जो इसका आरपीएम पे मैं बहुत मेरा मेजर मतलब फोकस रहता है कि इसका आरपीएम में मैं कभी भी 2000 से ऊपर नहीं जाने देता, कभी भी। अच्छा, मतलब फुल अपना ध्यान रख के चलाते हो ना? मतलब उससे मुझे माइलेज मिलती है। अगर मैं आरपीएम इसका ऊपर लेके जाऊंगा ना तो माइलेज मिलेगी नहीं। ठीक है। और अगर आपने कभी हाईवे पे चलाई हो? हाईवे पे जैसे मैंने बताया कि मैंने इससे 24 का ही माइलेज निकाला है। अभी मैं यहाँ से मथुरा गया था अभी, तब मैंने इसका माइलेज जो निकाला था वो इससे 16 का निकाला था। और अपना सर्विस वगैरह होगी भैया? सर्विस इसकी पहली सर्विस कराई है, जो इसकी नॉर्मल क्लीनिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा होगा आपका? एक्सपीरियंस, हाँ, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कोई एक्सपीरियंस वाली बात नहीं थी कि बस नॉर्मल क्या था कि क्लीनिंग वगैरह करते हैं वो गाड़ी की, और कुछ वैसा नॉर्मल जो चेकअप रहता है। अच्छा, ये एसएक्स एग्जीक्यूटिव वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है इसके ऊपर वाला एसएक्स वाला, तो आपने उसको कंसीडर ना करने की बजाय इसको क्यों कंसीडर किया? कंसीडर करने का रीज़न तो बेसिकली ये था कि कॉस्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अगर मैं एसएक्स एग्जीक्यूटिव और एसएक्स में अगर मैं डिफरेंस देख रहा था उस टाइम मुझे 90,000 रुपये के आसपास डिफरेंस पड़ रहा था आफ्टर डिस्काउंट एसएक्स और एसएक्स एग्जीक्यूटिव में। लेकिन फिर जब मैंने दोनों वेरिएंट को कंपेयर किया तो मुझे ये पता लगा कि जो मेन डिफरेंस बेसिकली है ना इसमें,
वो डिफरेंस आ रहा था इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम का, और एक था इसमें एक फीचर आता है ब्लू लिंक का। तो ब्लू लिंक का तो मेरा कोई ऐसा यूज़ था नहीं, लेकिन जो मेरा इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम का था वो मुझे लग रहा था कि मैं आफ्टर मार्केट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आपने वो काम करवा लिया। इससे सस्ती पड़ी है, एसएक्स से आपको सस्ती पड़ी होगी फिर तो ये। हाँ, मतलब इसमें जो मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया है 40,000 रुपये का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ब्लू पंख का मैंने लगवाया है, और उसे अगर मैं देखूंगा तो 15,80,000 के आसपास मुझे गाड़ी पड़ी है, और मतलब मोटा मोटा ये मान के चलो कि 40-45,000 रुपये का मुझे अभी मतलब एसएक्स पे जाने के 50,000 रुपये का आपकी सेविंग हो मतलब जाती बच रहे हैं यार, वो सेविंग हो जो जाती भी है। कुछ भी है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली काफ़ी सारी, कुछ नेगेटिव आपने गाड़ी के अंदर अभी तक फील किए हैं? देखो, नेगेटिव तो मुझे जहाँ तक लगता है कि फर्स्ट नेगेटिव मुझे लगता है कि इसका पेनोरामिक सनरूफ का। अच्छा। तो अगर पेनोरामिक सनरूफ की अगर आप बात करोगे तो मेट्रो सिटी में पेनोरामिक सनरूफ का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और यहाँ पर 8 महीने गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो जब आप पेनोरामिक सनरूफ में चलते हो तो एसी को भाई उतना ही काम करना पड़ता है इसकी गाड़ी को कूल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो माइलेज पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेट्रो सिटी में पेनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी लेनी चाहिए। ये बेसिकली क्या है कि आप हिल स्टेशन पर जा रहे हो, कुछ आपको दिखावा करना है, बाहर करना है, तो उसके लिए पेनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी है। बेसिकली सनरूफ के बारे में कहा जाए तो ये सिर्फ एक ना स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी परचेज कर रहे होते हैं ना तभी का एक फैक्टर होता है, तभी लगता है। और उसके बाद तो वही है ना, क्रेटा सेल्टोस भी लोग छोड़ देते हैं इसीलिए क्योंकि उसमें आता है नॉर्मल वाला सनरूफ। पर एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिन लोगों के पास पेनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी है, ठीक है, उनको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी पेनोरामिक सनरूफ को एटलीस्ट वीक में एक बार जरूर खोलें, जिससे क्या होता है जो इसकी मोटर होती है ना, वो मोटर काम करती रहती है, जिससे मोटर खराब नहीं होती है इसकी। बहुत केस ऐसे आए हैं कि वो पेनोरामिक सनरूफ नहीं खोलते हैं, और जब वो 1-2 महीने बाद खोलते हैं तो मोटर उसकी जाम हो जाती है और फिर काफ़ी खर्चा आता है इसमें। बाकी सर और क्या आपको नेगेटिव लगे इस गाड़ी में? नेगेटिव तो यार और कुछ नहीं है, देखो राइड क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट के मामले में अच्छा है। हाँ, एक चीज़ और है, आपको दिखाता हूँ इसमें कि जैसे इसमें क्या है कि पीछे 3 लोग बैठते हैं, ठीक है, तो अगर आप साइड की सीट की बात करोगे तो जो साइड में बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इस पोर्शन की बात करोगे जो बीच में बैठता है बेसिकली, ये फ्लैट दिया होता है, ये खुद मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है ये। अगर आपको थोड़ा सा टाइम इसमें बैठना है तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए आप बैठ रहे हो ना तो परेशान हो जाए, खुद मैं हुआ हूँ इसमें। मतलब सिंपल तो से कहने का मतलब ये है हाँ, कि क्रेटा जो है वो 4 लोगों के लिए हिसाब से डिजाइन की गई है। 5 लोगों के लिए, लेकिन इनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, जो सीट है ना यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा, और इनको क्योंकि इन्होंने ये आर्मरेस्ट के हिसाब से बनाई हुई है, इनको लगता है कि 4 लोग बैठेंगे, लेकिन जब 5वां लोग बैठेगा ना यहाँ पे तो उसको कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो सीट थोड़े से उस तरह डिजाइन करनी चाहिए कि जिससे कि 5 लोग आराम से बैठ जाएं इसमें। हाँ, मतलब ये सिर्फ काम चलाने के लिए का मजबूरी में बैठते हो तो 1 घंटे बैठ सकते हो, है ना। बाकी सीटिंग कंफर्ट कैसा है गाड़ी का? सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, चाहे इसका थाई सपोर्ट की आप बात कर लो, आगे पीछे काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने एक्सप्रेसवे पे गया था, मैंने इसकी 160 चेक करी थी, और 160 पे गाड़ी आप ये मान के चलो कि बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रही थी, हैंडल में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं था। अच्छा, सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या कहना चाहोगे? आप 160 लेके चले गए, लोग कहते हैं क्रेटा जो है वो थोड़ा सा सेफ्टी में कम रह जाती है, तो डर नहीं लगा आपको? बिल्कुल डर नहीं लगा, मतलब लग ही नहीं रहा था कि 160 में चल रही है। अच्छा, मालूम नहीं पड़ रहा था। अच्छा, सेफ्टी कंसर्न रहा है कि मतलब कहते हैं ना क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, तो उसके बारे में आप क्या देखो, बिल्ड क्वालिटी अगर आपको लेनी है तो फिर आपको टाटा मोटर्स पे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कि हुंडई है तो सर्विस काफ़ी ठीक है इनका, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और बिल्ड क्वालिटी की तो ठीक है, मतलब इंडिया के रोड पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंजन कैसा है? इंजन रिस्पॉन्सिव है या फिर? इंजन तो काफ़ी रिफाइन है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है, आवाज़ ही नहीं करता बिल्कुल भी इंजन। और ओवरटेक वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लेती है। बाकी बूट स्पेस वगैरह किस तरीके का है गाड़ी का, मतलब इनफ है या नहीं? खैर अभी तक यूज़ किया नहीं है, बट काफ़ी सफिशिएंट है, मतलब। अच्छा, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। ट्रिप वगैरह पर लेके जाते हो इस गाड़ी को? मैं जाता हूँ, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम 2 लोग जाते हैं यूजुअली, और जो हमारा जो भी सामान रहता है पीछे वाली सीट पे रख देते हैं। अच्छा, तो बूट का अभी तक कुछ यूज़ किया नहीं है। तो पहाड़ वहाड़ों पे कभी लेके जाने का मौका मिला? मैं भी इसको लेके गया हूँ मनाली तक। हाँ। तो कैसा रहा इस एक्सपीरियंस इसका? बढ़िया था एक्सपीरियंस तो। मतलब अगर कहना का मतलब ये है कि अगर आपको रिकमेंड करना हो कि 1500 लाख रुपए में अगर आपको कोई पेट्रोल ऐसे भी किसी को चाहिए हो, तो अगेन आप रिकमेंड करोगे कि सेल्टोस या फिर क्रेटा में से कौन सी चूज करनी चाहिए? इसमें सेल्टोस में देखो ये है कि भाई अगर आपको लग्जरी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, और सीट कंफर्ट से वैसे आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप सेल्टोस जा सकते हो अगर आपको लग्जरी चाहिए। अगर आप इसके इंटीरियर की बात करोगे और सेल्टोस की इंटीरियर की बात करोगे ना, तो काफ़ी डिफरेंस है। इसमें क्या है कि मतलब वही जैसे पहले हुंडई देती थी वैसे ही आ रहा है, कुछ इन्होंने चेंज नहीं किया है। मतलब ये इसका एसएक्स एग्जीक्यूटिव मॉडल है, मतलब टॉप ही मानो आप इसको। हाँ। इससे ऊपर इसका ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन इसमें भी इन्होंने जो थोड़ी चीज़ें ना, थोड़ा सा इन्होंने इंटीरियर के मामले में थोड़ा सा मतलब इनका वैसा है, लेकिन
सेल्टोस इंटीरियर के मामले में काफ़ी अच्छी मतलब है जो गाड़ी। क्वालिटी जिस तरीके का इंटीरियर आपको सेल्टोस से मिल जाता है वो थोड़ा सा हाँ, क्रेटा के अंदर इसमें- नहीं मिल इसमें- पाता। इसमें तो नहीं है वो। तो अगर आप कहें तो अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस चाहिए तो आप सेल्टोस में इस सेल्टोस बजट में जा जा सकते हो। सकते हो, हाँ। अदरवाइज आप जो है ये से अपना क्रेटा का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। नंबर देने हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? मतलब किस किस एस्पेक्ट में? पूरा अभी तक जितना आपने इसको ओवरऑल यूज़ किया है हाँ, भाई 10 इतने में से टाइम 9 में, 9 दूंगा। 1 नंबर काटने का क्या रीज़न सनरूफ का काट रहा हूँ। अच्छा, सनरूफ का 1 नंबर कटेगा यहाँ पे। ठीक है, तो भाई क्रेटा ओनर ने दिए हैं 9 नंबर। बाकी अदर डिटेल्स के लिए ना भाई के बारे में बताना चाहूँगा कि भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है। भाई किस नाम से है? मेरा चैनल है इंजीनियर्स ड्राइव के नाम से। तो इसे अपना मैं- सेम इसी तरह की कंटेंट हाँ, आते हैं? इस तरह का कंटेंट आता है। तो अगर आपने माइलेज से रिलेटेड गाड़ी की चलाने की किस तरीके का रिस्पांस वगैरह है, ब्रेकिंग वगैरह सारा कुछ देखना हो तो आप भाई के चैनल पे जा सकते हैं। इंजीनियर्स ड्राइव के नाम पे चैनल है, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।